जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए कि निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। वैसे तो निजाम शब्द से आप सभी बखूबी वाकिफ होंगे, लेकिन अब से यूपी की सियासत में इस शब्द का नए तरीके से इस्तेमाल होने लगा है। इस शब्द का इस्तेमाल किसी तौर तरीके और सिस्टम या शासन के लिए नहीं, बल्कि कुछ नेताओं के लिए किया गया है। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद दौरे पर थे, जहां उन्होंने जनता को निजाम का अर्थ समझाया। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बसपा पर हमला बोला। शाह ने कहा कि अखिलेश यादव का निजाम नसीमुद्दीन, इमरान मसूद, आजम खान और मुख्तार अंसारी वाला था। इतना ही नहीं, शाह ने कहा कि अगर बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाएं, तब भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है। अपनी पूरी जनसभा में अमित शाह के निशाने पर ज़्यादातर अखिलेश यादव रहे। अमित शाह के दौरे के बाद जनता को क्या मिला ये तो नहीं पता, पर हाँ, उनके भाषण ने यूपी की सियासत में एक नए निज़ाम को जन्म जरूर दे दिया है। ये तो वक्त बताएगा कि जनता को किसका निज़ाम ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अखिलेश बाबू, आपका निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या? या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? जोर से बोले, कौन सा चाहिए? अगर लाना है तो 6 की 6 सीटें आपको मुरादाबाद की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना पड़ेगी। मित्रों, झोली में डालना पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में सियासी तीर चलाए जा रहे हैं और नए नए मायने हमले के शब्दबाण से निकाले जा रहे हैं, और इन्हीं शब्दबाणों में आज निजाम का मतलब नसीमुद्दीन, इमरान मसूद, आजम खान और मुख्तार अंसारी बतलाया गया। और ये भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश में एक नई प्रकार की प्रयोगशाला सपा ने बनाई, लैब। और लैब का मतलब एल से लूट, ए से आतंकवाद और बी से भ्रष्टाचार। ये नई नई सियासी स्क्रिप्ट हैं जो लोगों को समझाने में मददगार और बेहतरी से समझाने के लिए बनाई गई है। लेकिन इन सभी स्क्रिप्टों की चर्चा जब साँझ ढल जाती है तो गली में, घर में, मोहल्ले में और चौबारे में ज़रूर होती है, और वहाँ इन सारे सियासी मायनों का ऑपरेशन होता है, जांच होती है और खोद खोद कर निकाला जाता है कि आखिर जो कहा गया वो कितना बेहतर है, कितना बदतर है, कितना बेमकसद है और कितना बामकसद है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए, योगेश सोनी वरिष्ठ पत्रकार, हिमांशु वाजपेयी समाजवादी पार्टी से और खेमचंद शर्मा बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। हिमांशु वाजपेयी जी, ये निजाम का मतलब निकाला गया है
लैब बताई गई है सपा की। ये नए नए सियासी मायने निकल कर सामने आ रहे हैं। निजाम की जो मैं अभी बयान अमित शाह जी का सुन रहा था, निजाम की जो उन्होंने फॉर्म बताई है, एन फॉर नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार का हिस्सा नहीं रहे हैं। इमरान मसूद भी कभी समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हैं। और जेड फॉर आजम खान तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जेड फॉर आजम खान, अमित शाह जी के अंदर ये थोड़ी सी कमियां है। कभी 86 कहते हैं, 86 को 46 लाख कहते हैं। खैर, इस बात से इतना मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो भाषा शैली है, उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत सत्यार्थ हो रही है। अब चूंकि जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हम तो बड़े खुले मन से कहते हैं, आप महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जनता सुनना चाहती है, समझना चाहती है कि आखिर उसको इस महंगाई से छुटकारा कब मिलेगा। महंगाई पर ना बोलना पड़े, बेरोजगारी पर ना बोलना पड़े। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा नौजवानों के गले पकड़ पकड़ रोजगार देने का काम कर रही है आजकल, उस पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। अपराध पर नहीं बोलेंगे। भ्रष्टाचार का अभी कानपुर में जो हुआ वो सबने देखा। आज उसका पैसा भी जायज हो गया और सब सर्वसम्मत हो गया। तो इनके पास ना भ्रष्टाचार पर बोलने को कुछ है ना। और कानून व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था पर चर्चा करे जो स्वयं एक समय में समाज में रहने योग्य ना समझा गया हो और उस राज्य से तड़ीपार किया गया हो, तो उससे हमें कानून पर भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब इनके पास देखिए, ले देके भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही होमवर्क रहता है। अब ये यहाँ कह रहे हैं अखिलेश बाबू, बंगाल में दीदी ओ दीदी, इस प्रकार की छिछोरी राजनीति करना इनके डीएनए में शामिल हो चुका है। हमें इनके इन सब बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आम जनमानस, आम जनता इस प्रदेश की हमारे साथ है। अखिलेश यादव जी में इस प्रदेश का भविष्य देख रही है और हम पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जनता का सहयोग समर्थन हमें प्राप्त होगा। और इस प्रकार उलूल जुलूल बयान देकर ये लोग अपनी हताशा दर्शा रहे हैं, अपनी हार जो इनको आज स्पष्ट रूप से सामने दिख रही है। मैं तो कहता हूं, क्यों नहीं आप महंगाई पर चर्चा करते? क्या आवश्यकता है? निजाम, हिंदू मुसलमान, क्या इससे बाहर कभी भारतीय जनता पार्टी निकल पाएगी? किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप 10 मिनट बात कर लीजिए, 10 मिनट में 1 मिनट के बाद जो उसका दूसरा मिनट शुरू होगा, तो दूसरे मिनट में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान और रमजान, दीपक, यही सब शुरू हो जाएगा। ये आज जो अहम मुद्दे देश के सामने खड़े हैं, प्रदेश के सामने खड़े हैं, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उस चर्चा से भागने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यही होमवर्क इनका सदैव रहा है, यही होमवर्क आज है। लेकिन अब इस देश और इस प्रदेश की जनता इनको बखूबी समझ चुकी है, इनके बयानों को समझ चुकी है। और एक गृह मंत्री के मुंह से इस प्रकार के बयान बड़े अशोभनीय लगते हैं। हिमांशु जी, एक बार अब निजाम का मतलब खेमचंद शर्मा से समझ लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, ये हिमांशु वाजपेयी कह रहे हैं कि निजाम का मतलब समझ नहीं आया, इमरान मसूद कभी रहे नहीं, नसीमुद्दीन कभी रहे नहीं समाजवादी पार्टी के साथ, जेड से आजम खान कैसे होता है, ये इनको बताइए जरा, आप समझाइए इनको। देखिए, मैं नामों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, हम सभी जानते हैं एक नसीमुद्दीन नहीं है, एक इमरान नहीं है, इनकी पार्टी में मल्टीपल नाम है। अच्छा, जो लिए गए हैं, क्लासिफाइड हमला है। उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका व्यवहार क्या है, उनका आचार क्या है, और निजाम का मतलब क्या है। मोटा मोटा निजाम का सीधा सीधा मतलब है कि एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए काम करना, बहुसंख्यक को दबाना और अपीजमेंट की राजनीति करना, परिवार की राजनीति करना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाना, यही निजामवादी होती थी। और वैसे ही निजामवादी आज समाजवादी पार्टी में होती है। समाजवादी पार्टी, हंसी आती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी इनके नेता करते हैं, पैसा इनके घर से पकड़ा जाता है, अथाह सोना चांदी का भंडार इनके घर से पकड़ा जाता है, सवाल ये हम पे उठाते हैं। शांत रहो भैया, मैंने आपको सुना है, यही शालीनता होती है। दूसरा, अखिलेश जी का 5 साल का जंगल राज सभी ने देखा, 3 उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते। आजम खान साहब की अपनी सरकार चलती थी, कोई कुछ भी कर ले, कोई कितना भी बड़ा डकैत हो, गुंडा हो, खूंटेल हो, भूमाफिया हो, आजम खान साहब का फोन आया था, नहीं ये तो एक्स वर्ग से है, एक्स धर्म से है, इसको आप छू नहीं सकते, इसको तो आपको थाने से तुरंत रिलीज करना पड़ेगा। और किसी ने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता की झंडी लगा ली, टोपी लगा ली,
तो वो थानेदार से ऊपर हो जाता था, उसका स्वागत और जनता का हाहाकार, ये सभी ने देखा। अरे हम तो डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं, आप करो ना कि हमसे पहले किसने सबसे ज्यादा टॉयलेट बनाई, हमसे पहले सबसे ज्यादा किसने रोड बनाई, हमसे पहले किसने सबसे ज्यादा किसानों की सहायता करी, हमसे पहले किसने सबसे ज्यादा लोगों को घर बनवा के दिए, हमसे पहले किसने सबसे ज्यादा जो मजदूर हैं उनको काम दिया, उनकी स्किल मैपिंग की, उनको ट्रेनिंग दी। और हमसे ज्यादा तो मेडिकल फील्ड में 21 हमने मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं, एम्स हमने खुलवाया है। हमसे पहले किसने खुलवाया? हमसे पहले किसने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया, मजबूत किया? आपने 25 सालों में, जो 20-25 साल थे एसपी बीएसपी के, उसमें धरातल में पहुंचा दिया उत्तर प्रदेश को। हमने उन गड्ढों को भरने का काम किया, उत्तर प्रदेश को पटरी पर लाने का काम किया, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश की। बयान तो जरूर कौन देता है? वैक्सीन मोदी जी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाओ। जिन्ना जो है, जिन्ना सरदार पटेल की तरह महान थे, मतलब जिन्ना इनको महान लगते हैं, जिनकी वजह से लाखों लोग मारे गए, देश का बंटवारा हुआ, सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ, इतने लोग मारे गए, वो इनको सरदार पटेल साहब की तरह महान लगते हैं। और एनआईए जब कार्रवाई करती है लखनऊ में, तो ये कहते हैं देखिए जी ये गलत कार्रवाई कर रहे हैं, आप उग्रवादियों को पकड़ो मत, क्योंकि वो एक धर्म से हैं, वो धर्म हमें प्रिय है, वो लोग हम उनकी राजनीति करते हैं। जी खेमचंद जी, अब मैं आऊंगा आपके पास। योगेश जी आवाज मिल रही है आपको? योगेश जी, एक तरफ तो बाबा का डर है जिसे लोग जायज बताते हैं, एक तरफ अखिलेश का डर है जिसे लोग जायज बताते हैं, ये अवाम जाए कहां? देखिए त्रिशूल भाई, मसला ये है कि उत्तर प्रदेश के मिजाज को अगर हम देखें तो पिछले केवल 3 कालखंडों को ही देखें, जो मोटे तौर पे आगे की चीजें देखनी होती है। सपा बसपा का कालखंड रहा, सपा का रहा, बीजेपी का है। उत्तर प्रदेश के परिवेश की बात कर रहा हूँ। तो इस समय उत्तर प्रदेश की जनता ये तो तय कर दी है कि कभी किसी को सर पे नहीं चढ़ाती है, जैसी स्थिति होती है वैसे ही काम करती है। इसका सजीव उदाहरण हम पिछले 3 कालखंडों में देख चुके हैं। और बात रह जाती है इन चुनावी मुद्दों में, इन सब बातों की, तो कोई भी पार्टी हो इस समय देश की, कोई जो मुद्दे से संबंधित बात है वो कोई नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अपनी ऐसी बातें करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि ये मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, ये जितने भी इस समय हमारे प्रवक्ता, नेता और जो टॉप पोस्ट, जो इनके रैली की जिन पे जिम्मेदारी है, वो इस तरीके की चर्चाएं करते हैं। अब बात रहती है, देखिए अब मिजाज को एक एंगल, सर इको की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आवाज वापस आ रही है। आपने बोल दिया, अब ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। दूसरी बात ये थी कि देखिए अभी किसान आंदोलन की वजह से सरकार ने बिल वापस लिए, इसका लोग नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, बाकी की बीजेपी के सब पार्टियां इसको भुनाने में लगी हुई हैं। और ऐसा हुआ नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है कि इको प्रॉब्लम है सब कि पुरानी सरकारों में बिल वापस लिए गए हैं, तो इसमें कुछ नया या पुराना नहीं होता। लेकिन आज परिस्थितियां दूसरे तरीके की हैं। हाल ही में जो युवा पीढ़ी है वो अपनी शिक्षा को लेके, अपनी नौकरी को लेके, अपने कारोबार की सरकार से चर्चा करनी चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई भी सरकार इस विषय पे चर्चा नहीं करना चाहती। और बात रह जाती है अन्य दलों की। देखिए अपनी उपस्थिति दर्ज हर कोई करा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी हुंकार भर रही है, इधर बाकी सरकारें गठबंधन में लगी हुई हैं। तो लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड जनसंख्या है, उसी के आधार पे किस तरीके से दुकान सस्ती है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण और रोचक होगा। और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि पिछली सरकारों में भी अपने काम बेहतर हुए और बीजेपी भी अपने अपने स्तर पे अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। देखिए अगर हम बात करें क्राइम को लेके, ये हमने देखा कि दिल्ली से सटे, जो हमारी पत्रकारिता के अनुसार हमने देखा, दिल्ली से सटे जिन माफियाओं का इस समय बड़ा बोलबाला था, व्यापारियों से जो पैसे लेते थे, आज वो चीजें बिल्कुल साफ है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, मायावती ने बहुत अच्छा करा। अगर हम तरक्की की बात करें, सपा के कालखंड में बेहतर काम हुआ। तो हर सरकार काम करती है, लेकिन अब बात ये कि आप किस तरीके से उपस्थिति दर्ज कराते हुए जनता के दिल में दिल डाल के अपने लिए वोट मांग सकते हो। क्योंकि अब जो मुद्दा है वो केवल चुनावी नहीं रह जाता, वो तरक्की का मुद्दा रह जाता है, उन्नति का मुद्दा रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश पहले भी बदला था, फिर बीच में भी बदला, फिर अब भी बदल रहा है। तो ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं आवाम सोचती होगी अब राजनीतिक दल हैं वही कोरोना स्प्रेडर का काम कर रहे हैं,
लगातार रैलियां हो रही हैं, लेकिन ठीक है अपनी बात आप रख रहे हैं सब लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सियासी हमला किया जा रहा है वहाँ पे ये शब्दबाण जो चलाए जा रहे हैं, ये लगातार शब्द नीचे गिरते जा रहे हैं इसमें। देखिए कोई नई बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कुसंस्कृति है इनकी। आप इनके किसी भी चुनाव में देख लीजिए, चाहे बंगाल का चुनाव रहा हो, चाहे बिहार का रहा हो, चाहे दिल्ली का रहा हो, आज उत्तर प्रदेश का है, ये लोग लगातार अनर्गल अमर्यादित भाषा शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम आ रही है, जमीनें कब्जा होती थी, मकान कब्जा होती, किसी की समझ में आ रही है बात ना, मैं अपनी सुन के मुझे भी दिक्कत हो रही है बोलने में। केशव प्रसाद मौर्य जी को एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आरोप में ही कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। दूसरी चीज इन्होंने कहा 3 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, साहब आप 3 ही हैं, और एक अघोषित मुख्यमंत्री सुनील बंसल जी हैं, जिनके यहाँ से सब कुछ चलता है, पूरी दुनिया जग जाहिर है, सब जानते हैं। तो इस प्रकार आरोप लगाना कि 3 मुख्यमंत्री 6 मुख्यमंत्री, और रही बात किसी भी कोई भी सरकार हो, जब कोई भी योजना लाती है तो सबके लिए फायदेमंद होती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छे काम की तारीफ करेंगे। हमारा सिर्फ ये मतलब है कि इस प्रकार के चुनाव को अपने अभद्र बयानों से, जो अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे, मैं उनकी बात को बड़ी गौर से सुन रहा था कि आखिर मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है। जो रोजगार मांग रहे हैं छात्र, उनको आपकी पुलिस गला दबा दबा कर घसीट रही है, उनको इस प्रकार रोजगार दिया जा रहा है। इससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों को जिस प्रकार आपने मारा, जिस प्रकार आपकी पुलिस ने पीटा, महिलाओं को भी पीटा, और बड़ी बुरी व्यवस्था देखने को मिली है। इसके बावजूद आप बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे, महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे। आप कहते साहब हमसे पहले आवास किससे बनवाए थे, आवास तो शायद हम और आप तक पैदा भी नहीं होते तब से इंदिरा आवास बन रहे हैं। इनसे पहले एक्चुअली क्या है, इनका मानना यह है कि इनसे पहले भारत ही नहीं था, इनसे पहले देश आजाद ही नहीं था, जो कुछ हुआ इनके आने के बाद हुआ। अरे साहब, और अभी ये बहुत अपनी पीठ थपथपा रहे थे चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर। अभी आपकी पोल 2 दिन पहले ही खुली है। आप स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे फिसड्डी राज्य हैं, और पता नहीं कैसे बेसब्री के साथ ये लोग स्वीकार कर, हमने तो तीर मार दिए, बड़े बड़े स्वास्थ्य सेवाओं में तीर मार दिए। आप नीति आयोग ने आपको फिसड्डी बता दिया है, गरीबी रेखा में भी आप 3रे स्थान पर हैं। क्यों आप झूठा, ये झूठ का प्रचार बंद करिए और सच्चाई पर बहस करना शुरू करिए। क्या आप ये बात स्वीकार करते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है? नीति आयोग ने आपको सबसे फिसड्डी राज्य माना है स्वास्थ्य सेवाओं में, और बिल्कुल सच माना है। आपसे पहले लोग इस देश में सामान्य ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे होंगे, आपसे पहले इस गंगा नदी में लाशें भी नहीं बही होंगी, आपसे पहले लाशों शमशानों को दीवार खड़ा करके उसकी किताबों को ढका भी नहीं गया होगा। तो इस प्रकार के आरोप लगाना बंद करिए और स्पष्ट राजनीति, मैं तो फिर कहता हूँ, आप मुद्दों पर बहस करिए। ये निजाम, पाकिस्तान, चाइना, हिंदुस्तान, ये सब छोड़िए। हर चुनाव में ये जीत गए तो पाकिस्तान में आतिशबाजी छूटेगी, वो जीत गए तो चाइना में आतिशबाजी छूटेगी, और आप स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना सकते हैं, केक काट सकते हैं, वो आपका कोई राजनीतिक क्या कहते हैं उसको पैमाना तय कर देगा। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। चीन गुस्सा है, कोई बात नहीं, हम कहें आप हमारी बात नहीं करेंगे और हम पर आरोप लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो प्रदेश और देश की जनता है उसको जो आवश्यक मुद्दे हैं उनसे गुमराह करने का एक कुत्सित प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी कुसंस्कृति बन चुकी है। प्रधानमंत्री जी से लेकर और इनके सबसे निचले स्तर का एक एक कार्यकर्ता अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है। अगर हम कहते हैं तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोल रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जब चुनाव मंचों पर खड़े होकर हमारे खिलाफ बोलेंगे तो उस वक्त वो हमारे लिए प्रधानमंत्री नहीं है, उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हमारे लिए। यदि वो हमारे विरुद्ध चुनावी मंचों से आगाज करेंगे या कोई बात करेंगे तो हम उसका माकूल जवाब उनको देंगे। अब आप उस वक्त अगर रोएं कि वो देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, मैं तो फिर कहता हूँ, आप विकास कार्यों पर चर्चा करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ त्रिशूल जी एक दिन सिर्फ विकास कार्यों पर डिबेट करा लीजिए, हम भी बता देंगे, ये भी बता देंगे। खेमचंद शर्मा जी, देखिए ये जो बयान आपकी तरफ से आते हैं, बुआ बबुआ बहन तीनों एक हो जाएं, इनकी दाल नहीं गलने वाली है, जो विपक्ष को हास्यास्पद किरदारों के रूप में गढ़ दिया गया है, तो कहीं जो जेंडर इक्वलाइजेशन है वो भी तो कभी हताहत होता होगा। बुआ तो अच्छी भी होती होगी, बहन तो अच्छी भी होती होगी, लेकिन व्यंग्यात्मक परिभाषाओं में उन्हें गढ़ दिया जा रहा है कि बुआ बबुआ बहन अगर तीनों एक हो जाएं तो उनकी दाल नहीं गलने वाली है। तो इसका थोड़ा भावार्थ मुझे समझा दीजिए। बहन शब्द कहना गलत है, नहीं, बहन शब्द
हमेशा आदरणीय है, प्रिय है। अच्छा है। वैसे बुआ सम्मानीय शब्द है। बुआ कभी भी बहन मायावती जी का कभी भी हमने ऋणात्मक ना उनका अपमान किया ना ही कर सकते हैं। किसने अपमान किया, किसने पिटाई की, हम सभी जानते हैं। किस तरीके से मायावती जी को खदेड़ा गया, पीटा गया, किस तरीके से उनके कपड़े फाड़े गए, सब इतिहास जानता है। और रही बात, मैं इसे पूछना चाहता हूँ एसपी के मित्र से, क्या आपको निजाम सबसे स्केर्ड है क्या? आप बता दो कि निजाम आपको अच्छा नहीं लगता, निजाम वाले आपको अच्छे नहीं लगते। अगर नहीं तो फिर आप किस बात से चिड़े हो? निजाम को या तो स्वीकार करो या फिर उगल दो। दोनों में से एक बात हो सकती है। आप स्वीकार भी नहीं करना चाहते, आप उसको उगलना भी नहीं चाहते। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब ये डेवलपमेंट पे बहस करना चाहेंगे और 50% भी कि हमारी योजनाओं की 50% भी अगर गिना पाएंगे तो मान लूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कुछ काम किया था। हमने 5 साल में उतना काम किया है जितना ये 20 साल में भी मायावती जी और एसपी की सरकारें नहीं कर पाई। अब ये कहते हैं, हाँ मानता हूँ कि नीति आयोग की रिपोर्ट सही है और नीति आयोग की रिपोर्ट कुछ वर्षों में चेंज नहीं होगी, लेकिन अब कंपेरेटिवली देखो, जब आपने छोड़ा क्या था, आज क्या है, आज 4.5 साल बाद क्या है, आपके जिला हॉस्पिटल की क्या हालत थी? जिला हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति इलाज कराने नहीं जाता था क्योंकि वहां पे बस से बदतर स्थिति थी, ना तो वहां पे प्रसव हो सकता था, ना ही वहां पे इलाज हो सकता था। कोविड जैसी महामारी को तो भूल जाओ, वहां पे आईसीयू बेड तक नहीं थे। आज हर जिला हॉस्पिटल ऑक्सीजन के प्लांट से इक्विप्ड है, वेल मेडिकल फैसिलिटी वहां पे है, 21 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, एम्स जैसा बड़ा इंस्टीट्यूशन आज उत्तर प्रदेश में है। ये सारी चीजें योगी जी के राज में हुई हैं। आज हाईवे बन रहा है, आज गंगा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। उन शहरों को कनेक्ट किया जा रहा है जो आजादी के 65-70 साल बाद भी कनेक्ट नहीं हुए थे। वो छोटे टाउन, छोटे शहर, पूर्वांचल जैसा क्षेत्र, उनको कनेक्ट किया जा रहा है। हमारे शासनकाल में हमारे उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं उनकी स्किल मैपिंग हुई है, उनको मॉनिटरी बेनिफिट दिया है, उनको गांव के पास काम मिले उसकी हमने योजना बनाई और वो हमने धरातल पे उतारी है। आज किसान को लगातार मदद मिल रही है। गन्ना किसानों को जो आप भी वर्षों तक उनको पेमेंट नहीं कर पाए थे, वो पेमेंट तक हमने की है और जो अभी वर्तमान में जो ड्यू है वो भी हम टाइम पे दे रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति किसानों की, गरीब की, किसी एससी की, एसटी की, आदिवासी की जमीन को हड़प नहीं सकता। हमने हजारों हेक्टेयर जमीन को, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन हम सभी जानते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने हड़पी हुई थी, उसको वापस लिया है। वहां पर विकास कार्य हो रहे हैं। वो जमीन जहाँ गरीबों की जमीन थी उनको वापस दिया है, जो सरकारी जमीन थी उस पर सरकारी योजनाएं शुरू हो रही है और लोगों को उससे लाभ हो रहे हैं। और आप कानून व्यवस्था की बात देखेंगे, उस समय उत्तर प्रदेश में ये हालात थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर लाठी में दम है तो ठीक, नहीं दम है तो आप पड़े रहो, आप चुपचाप पड़े रहो, पिटते रहो, लुटते रहो। अगर आप पिटते लुटते नहीं चाहते तो आपको मार दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। आज वहां से जो भागता है तो वो गुंडे भागते हैं, माफिया भागते हैं, वो अपने हाथ में पट्टी लेके आते हैं, हमें माफ कर दो, हमें जेल में डाल दो, हम पे कार्रवाई मत करो। ये सारा योगी जी के राज में हो रहा है। और योगी जी, मोदी जी किसी परिवार के लिए काम नहीं करते, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चलाते, भाई भतीजे को वो आगे प्रमोट नहीं करते, उनके भाई भतीजे, चाचा, बीवी, उनके एमपी एमएलए नहीं बनते। उनकी जो परिवार है, उनका जो परिवार है वो समस्त देश है, समस्त उत्तर प्रदेश है, तो वो समस्त उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग के साथ काम हो रहा है। हम सबके लिए काम कर रहे हैं, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं कर, किसी भी वर्ग को हम छोड़ नहीं रहे, किसी जाति को नहीं छोड़ रहे, किसी धर्म को नहीं छोड़ रहे। हम सभी को योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं और मुकम्मल हम लाभ दिला रहे हैं। आज मुस्लिम बहनें भी खुश हैं क्योंकि उनको हमने वो हक दिलाया जो वर्षों तक उनको नहीं दिया गया, उनको दबाया जा रहा था, उनको कुचला जा रहा था। ट्रिपल तलाक कानून बना के उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहनों को भी एम्पावर किया गया है। और 18 साल से 21 साल की उम्र करके जिन बहनों पे दबाव बनाया जाता था कि अपनी पढ़ाई छोड़ो, अपना काम छोड़ो, तुम्हें शादी करनी है, उस समस्या को भी खत्म करने का काम राज्य सरकार ने किया। हम नहीं जिन्ना का नाम लेते, आप लेते हो। हम नहीं कहते कि भाई मुस्लिमों के लड़कों को पकड़ा गया तो ये गलत पकड़ा गया। अरे गलत हिंदू है तो हिंदू भी है, मुस्लिम है तो मुस्लिम भी है। हमारी पार्टी में कभी कोई कार्यकर्ता बात नहीं करता, जैसे आगरा में आप लोगों ने। खेमचंद जी, आऊंगा मैं आपके पास। योगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार पूछ लेता हूं जरा हिमांशु वाजपेयी से। खेमचंद शर्मा कह रहे थे आपको निजाम गाली क्यों लगता है और आप ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है ये क्यों करते हैं, सभी वर्गों की राजनीति कीजिए, यही कह रहे थे ना खेमचंद जी?
हमें तो तड़ीपार शब्द से आपत्ति है, हमें निजाम शब्द से आपत्ति। मैंने निजाम की शुरुआत करी, मैंने कहा निजाम की स्पेलिंग ही गलत है, और जो निजाम में उन्होंने इसको क्लियरिफाई किया है कि निजाम की डेफिनेशन उन्होंने N फॉर, I फॉर, Z फॉर दी है। मैंने कहा शायद उसको जानकारी नहीं होगी, और मुझे लगता है कि अगर हो भी जानकारी तो अमेरिकन खिलाफ है, इसलिए मैं इसको बुरा नहीं मान रहा हूँ। हमें तो तड़ीपार शब्द से भी दिक्कत नहीं है। और सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था, सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था। अपराध पर मैं आपको बता दूं, ये एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की कोई चक्कर है, ये हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते। अभी अपराध पे बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें आप कर रहे थे, और आप क्या वापस लेने की बात करेंगे आप? इनका भारतीय जनता पार्टी का रजिस्टर्ड IT से ट्विटर, मैं बता रहा हूँ आपको, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से फोटो डाला जाता है कि राकेश टिकैत के बाल पकड़ के योगी जी खींच रहे हैं। आप समझिए, ये लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं, देखिए ये यही तो आपकी कुसंस्कृति है, यही आपकी कुसंस्कृति है। तो आप बताए ना, आपने हैंडल का नाम दिया, आप हैंडल का नाम बताएं। भारतीय जनता पार्टी आप दूसरा आरोप लगाएंगे अपराध का समर्थन करती है, आपकी पार्टी में। सुन लीजिए, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, आप नहीं बोल पाएंगे। हैंडल का नाम तो बताएं, आप गलत कोट कर रहे हैं, लेकिन मैं वेरीफाइड हैंडल का नाम बता सकता हूँ, जो वैक्सीनेशन पे भ्रम फैला रहा था, झूठ फैला रहा था। आप बोल नहीं पाएंगे, आप क्या बात करेंगे? आपका गृह राज्य मंत्री हमारी पार्टी पे जिनका आरोप लगाया, नाम बताओ, आप हैंडल का नाम बताओ, नहीं तो अपने बयान को वापस लो, बाहर का रास्ता दिखाइए। है आपकी हैसियत? आपका गृह राज्य मंत्री गुंडा है, आपके गृह राज्य मंत्री पर हत्या का आरोप है, आज भी मुकदमा चलता है। आपकी हैसियत से आपकी पार्टी में 90% सर्टिफाइड गुंडे हैं, और जिनपे आरोप है वो जेल है, और मंत्री जी पे कोई आरोप नहीं है, FIR में उनका नाम नहीं है। मतलब इसमें अरे आप पढ़ के आइए, गुंडागर्दी करते हैं, करप्शन करते हैं, वो ठीक है, घर पर बैठे रहे, लेकिन जिस व्यक्ति का FIR में नाम नहीं है, उस व्यक्ति को आप जेल में डलवा दो। अरे जिससे आरोप है वहाँ यहाँ पे, इससे बड़ा बात क्या होगा? एक मंत्री के बेटे पे केस चला, केस को अपग्रेड किया जाता है, धाराओं को बढ़ाया जाता है, मजबूत किया जाता है, इससे ज्यादा कानून की सफाई कहाँ होगी? हिमांशु जी आप अपना पक्ष रखिए, खेमचंद जी सुन लीजिए, फिर पक्ष रख लीजिएगा जी। आपने हैंडल का नाम दिया, नाम बताए ना, नाम बता दीजिए, कौन सा हैंडल है, किस पे क्या बात हुई थी, बता दीजिए इनको जरा। अरे मैं बता रहा हूँ, जब इसको जानकारी नहीं, मैं क्या बताऊँ। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर वेरीफाइड ब्लू टिक ट्विटर हैंडल पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में, अरे सुन लीजिए सर, बीजेपी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत जी का फोटो डाला गया था कि उनके बाल पकड़ के खींचा जा रहा था। आप बिना मत करिए। अरे हिमांशु जी चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए कि निजाम का मतलब है N से नसीमुद्दीन, I से इमरान मसूद, Z से आजम खान, और M से मुख्तार अंसारी। आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलेंगे हिमांशु वाजपेयी के पास। हिमांशु वाजपेयी, देखिए ये कह रहे हैं कि निजाम जो है वो गाली है आपके लिए, अब वो गाली क्यों है? हमने कब का निजाम गाली है? मैं तो फिर कह रहा हूँ, अभी आपने बयान सुनाया, उन्होंने कहा N से नसीमुद्दीन, I से इमरान मसूद, Z से आजम खान, और M से, और क्या नाम उसका, M से मुख्तार अंसारी। अब Z से आजम खान कहाँ होते हैं, ये नहीं समझ पा रहा हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, N से नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आप भी जानकार हैं क्या, कभी समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी की सरकार का हिस्सा रहे हैं? उसके बाद इमरान मसूद क्या कभी समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे हैं? ये मैं फिर कह रहा हूँ, वो इतना जनता को बांटने के लिए। हिमांशु जी देखिए, ये क्या है कि जो कहीं ऐसा नहीं है, ये आपके भी स्क्रिप्ट राइटर कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, कहीं इनके भी स्क्रिप्ट राइटर गलती कर देते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करने के चक्कर में हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अब आपका ध्यान चला गया है, बड़ी बात नहीं है ये,
जी सर बड़ी बात नहीं है। अगर एक प्रश्न पत्र एक बच्चा इतनी बात पे तो फेल हो जाएगा। आप कह रहे हैं बड़ी बात नहीं है। देश के गृह मंत्री जब बोलते हैं तो बोलने से पहले कम से कम सोच तो लें कि विरोधियों पर निशाना साधते साधते अपनी अज्ञानता का परिचय ना दें। और उनकी गलती नहीं है। देखिए देश इस समय ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। देश के जो गृह मंत्री हैं वो स्वयं एक समय में अपने राज्य में रहने लायक नहीं माने गए और उनके जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका कारनामा तो पूरे उत्तर प्रदेश पूरा देश देख रहा है। तो जब देश का गृह मंत्रालय ही इतने योगेश जी, ये उत्तर प्रदेश की सफलताएं क्या हैं? वसीम रिजवी का जितेंद्र नारायण त्यागी हो जाना, क्या सफलता है उत्तर प्रदेश की? देखिए सर, वो एक व्यक्तिगत उनका मुद्दा था कि रिजवी साहब ने जो सनातन धर्म ग्रहण करा और वो हिंदू बने, वो उनका एक अपना मसला था। लेकिन अभी जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं वो हमें बड़ा आश्चर्य और पीड़ा ये होती है कि आज जब हम डिजिटल युग में, मेक इन इंडिया वाले युग में जी रहे हैं, उसके बावजूद आज व्यक्तिगत हमले और इस तरीके की बातें कहाँ तक सार्थक होती हैं, ये बेहद अहम है इस समय। और चुनौतीपूर्ण सभी दलों के लिए ये है कि आखिर क्या जनता इन बातों को उन गंभीरता से लेगी। मैं ये किसी एक पार्टी एक दल के लिए नहीं कह रहा हूं। जहां भी हम रैली कवर करते हैं, जहां भी हम चुनावों पे जाते हैं, वहां पर ये व्यक्तिगत हमले जो है ये कहीं ना कहीं किस दिशा में जो नई चीजें जो पैदा कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि ऐसा करके हम लोग कहीं पहुंच जाएंगे, मुझे लगता है वो चीज वहां पर सार्थक नहीं होगी। क्योंकि आज जो है बदलते परिवेश में, कोरोना के कहर में और इतनी मंदी के दौर में आदमी कैसे और किन मुद्दों पे टिकता है, ये बड़ी बात है। जैसे हमने पिछले चंक में बात करी थी कि कोरोना के कालखंड के बाद जो मंदी आई, जो परेशानी आई, और वो ऐसा नहीं हिंदुस्तान में, वो पूरी दुनिया में आई। तो मेरे साथी मित्र कह रहे थे कि एक जो कोरोना के ये जो मंदी का असर है, ये जो देखिए ये चीजें तो जो है ये पूरी दुनिया में एक समान आई है। लेकिन यहाँ दलों को कोई सूझबूझ के साथ सर से सर मिला के चलने की जरूरत है, क्योंकि अब जो है लोग इन घटनाओं से, इन बातों से रुझने वाले नहीं है। अब बदलते हिंदुस्तान में, इस 21वीं सदी के हिंदुस्तान को बहुत कुछ नए की जरूरत है। और मैं आपको जानकारी दे दूं आपके चैनल के माध्यम से कि अब जो जनता सोचती है वो सोशल मीडिया के दौर में कुछ अलग सोचती है कि जो हमने कहा वो हमने बोला, और वो आज गूगल सर्च करके अपने आसपास की चीजों को एकत्रित करके वो समझ सकती है कि कौन सी सरकार कब कहां कितना काम किया है, किस क्षेत्र में काम किया है और कितना काम वो कर रही है। लेकिन ऐसी व्यक्तिगत हमलों से मुझे नहीं लगता कोई सरकार विजय प्राप्त करेगी। मैं जहां भी देखता हूं वहां पर इसी तरीके की चर्चाएं जो हो रही हैं। इस बदलते परिवेश में कोई उन्नति, कोई तरह की, और बीती सरकारें जो काम करती हैं वो अपने बारे में भी नहीं बता रही हैं। इसका मतलब जो सामने विपक्ष भी है वो भी अपने किरदार को बहुत अच्छे से नहीं निभा पा रहा है। और इन सब चीजों से उनको लगता है पार्टियों को कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों को रुझा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज लोग वो जानना चाहते हैं जिनकी उनको जरूरत है, जो उनके अहम मुद्दे हैं, जो उनकी जिंदगी से, निजी जिंदगी से जुड़े मुद्दे हैं। आज आदमी वो चाहता है। सरकारें अपने कालखंड में काम करती हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। मैं 3 कालखंड मैंने कवर किए हैं, मैं तीनों के विषय में कह सकता हूं कि किसी ने काम कोई गलत नहीं करा। देखिए, मैं बसपा के कालखंड की प्रशंसा करता हूं, सपा के कालखंड की प्रशंसा करता हूं, उसमें कोई दोहराई नहीं कि सपा के कालखंड में उनको परेशान थोड़ा पारिवारिक तौर पे अखिलेश यादव को किया था, उनका परफॉर्मेंस युवा सोच के साथ बेहतर था। और आज भी जो योगी सरकार काम कर रही है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि वो भी बेहतर काम कर रही है, प्रयासरत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ उसमें जो जिम्मेदारी अतिरिक्त होती है वो बहुत कुछ होती है। क्योंकि डेवलपमेंट से लेके, शिक्षा से लेके जो ऐसे मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी सरकार के लिए हाथ पैर फुलाने वाला काम होता है। एक उत्तर प्रदेश को संभालने का मतलब ये होता है देश को संभालने के बराबर। उत्तर प्रदेश जितनी जनसंख्या के तमाम विश्व में देश है, तो इतनी जनसंख्या के राज्य, इतने बड़ी जनसंख्या के राज्य को संभालना कोई खाला जी का घर नहीं है। एक बड़ी चुनौती है जो सबके लिए होती है, और उसको नियंत्रित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हर एक किसी के लिए एक विजन की जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि सब काम नहीं हुए, काम हुए। लेकिन ये जो चीजें है ना कि नई जनरेशन या जनता अब क्या चाहती है, ये सोचना ये सभी दलों को जरूरी है। सभी राजनीतिक पार्टियों को समझना पड़ेगा कि जो हम बात कर रहे हैं क्या वो उतनी हमारी बात बिक रही है या उतनी बात से लोग उसको समझ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं चुनावी मुद्दों में। मुझे लगता है अभी भी चुनाव में समय है और आपके चैनल के माध्यम से वो बात पहुंच जाए
कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो हमारा डिबेट करना, आपका हमारा चर्चा करना सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। खेमचंद शर्मा जी, देखिए बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, उपलब्धियों के आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लेकिन गली मोहल्लों चौबारों में चर्चा तो इनकी होती होगी, तो वहाँ भी कुछ इनकी जांच पड़ताल होती होगी, तो वहाँ से जो परिणाम तो चुनाव में निकलेगा, लेकिन आपको पता तो चलता होगा। देखिए, चर्चा पर चर्चा होती है और सबसे अच्छी बात है आज सार्थक चीजों पे चर्चा पर चर्चा हो रही है। आज पॉजिटिव चीजों पे चर्चा पर चर्चा हो रही है। आज लोग चर्चा करते हैं कि आज हमारा देश पहले से ज्यादा सुरक्षित है, आज हमारी सेनाओं को मजबूत किया जा रहा है, आज हमारे देश में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, आज हमारा देश आंखों में आंख डाल के विश्व की सभी शक्तियों से बात करता है, पूरे संसार में हमारी लीडरशिप की तरफ देखा जाता है। आज चर्चा हो रही है कि हमारे देश को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े, हम खुद स्वदेशी वैक्सीन बनाते हैं और सबसे तेज सबसे बड़ा हम वैक्सीनेशन अभियान देश में चलाते हैं। इसमें चर्चा हो रही है। आज चर्चा होती है किस तरीके से माननीय प्राइम मिनिस्टर ने 22 महीने तक देश के हर एक गरीब को सपोर्ट करने का काम किया कि वो भूखा ना सोए, उसकी थाली में खाना रहे। आज चर्चा पर चर्चा होती है। पहले किसी ने सोचा नहीं कि 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बने, हम इज्जत घर बने, हमारी माता बहनों को घर से बाहर ना जाना पड़े, उनको परेशान ना होना पड़े। आज से पहले किसी ने सोचा नहीं, उसमें चर्चा पर चर्चा होती है कि 45 करोड़ जनधन अकाउंट बने, सीधा सीधा डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर होता है। किसी भी चीज का पैसा हो, बीच में कोई करप्शन नहीं है, कोई कमीशन नहीं मांग सकता, क्योंकि सीधा सीधा टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम हो रहा है। ये सब आज हो रहा है। और जैसा अभी हमारे पैनलिस्ट ने बोला, पत्रकार जी ने बोला, आज भविष्य में जो जनता चाहती है उन पे काम हो रहा है। भविष्य में टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहती है, हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम एयर पे काम कर रहे हैं, हम एयर स्पेस पे काम कर रहे हैं। हमारा इसरो बड़े बड़े नए नए रिसर्च कर रहा है, नई नई चीजें इजाद कर रहा है। आज हमारी जो सर्विस सेक्टर है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और इन सभी चीजों का परिणाम है कि जो हमारी इकोनॉमी विश्व की सबसे जो बड़ी इकोनॉमी है, मजबूत इकोनॉमी है, उनमें टॉप है, नंबर 1 है। और अगले वर्ष हम डबल डिजिट में ग्रोथ करेंगे और अभी भी जो हमारी ग्रोथ है वो जोरदार ग्रोथ है। ये कंप्रीहेंसिव जो सरकार काम कर रही है, टीम इंडिया के तौर पे जो काम कर रही है, ये एक सक्सेसफुल स्टोरी है। पूरा विश्व इसमें स्टडी कर रहा है, देख रहा है किस तरीके से मोदी जी इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद देश को आगे ले जा रहे हैं, हर सेक्टर में प्रगति कर रहे हैं, आज के युवा को इक्विप कर रहे हैं, आज के युवा को स्किलफुल बना रहे हैं, उसकी स्किल मैपिंग कर रहे हैं, उसको जो जरूरत है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। किसान की भूमि की टेस्टिंग और टेस्टिंग के अनुसार किसान अपनी उपज करे, अपनी पैदावार ले, अपनी आपके पास उपलब्धियों के बहुत सारे आंकड़े मैं सुन लेता हूँ एक बार जरा उनको। हिमांशु वाजपेयी जी, हिमांशु वाजपेयी जी सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है? जब इतनी उपलब्धियां हो रही हैं तो आप काहे अड़ंगा लगा रहे भाई? देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले ये देश गुलाम था। हमारे जो भाजपा के साथी हैं ये भी शायद किसी अंग्रेज की नौकरी करते थे और हम भी करते थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली तो ये देश आजाद हुआ। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश की सेना का पराक्रम किसी सरकार पर कभी निर्भर नहीं रहा। इस देश की सेना ने और इस देश ने हमेशा आंख में आंख डालकर बात की है, चाहे 1971 रहा हो, चाहे कारगिल रहा हो। इस देश के सैनिकों ने बलिदान दिया है। इस देश के मातृभूमि की रक्षा के लिए वो आपके या हमारे सरकारों के निर्देश पर नहीं दिया है। हर चीज का श्रेय लेना बंद करिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, आपने तमाम डेवलपमेंट बता दिए, हमने शौचालय बनाए, हमने फलाना बनाया, हमने आवास बनाया, हमने ये बनाया, सब दिल्ली की सरकारों की उपलब्धियां गिना के बैठ गए। चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, पहली चीज आपने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे दिया, चूल्हा दे दिया। आज उन घरों में जाकर ये भी तो पता कर लीजिए क्या वो सिलेंडर नया खरीदने की, गैस का पैसा देने की स्थिति में है? अच्छा, चावल आपने दे दिया। आज अभी आप चूंकि समूचे देश की बात कर रहे थे तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या तेल और चना लेने के लिए आजकल गरीब सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में कहीं गरीब नहीं है? आप क्यों नहीं वितरित कर रहे हैं पूरे देश में चना और सरसों का तेल? पूरे देश की जब आप बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और बहुत बड़ा स्वरूप अपना अभी आप दिखा रहे थे, तो गरीब क्या आपको इस समय सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, सरसों का तेल लेने वाला और चना लेने वाला? देखिए, मैं आपको बता दूं, इनकी सिर्फ और सिर्फ हर चीज का श्रेय लेना, झूठा प्रचार करना। 1 रुपए के काम में 100 रुपए का प्रचार करते हैं और जब दूसरा प्रचार करता है, मैं अभी आपको लखनऊ की बात बता दूं, लखनऊ में जो मेट्रो लाइन गई है उसके जो नीचे पिलर्स हैं, हर पिलर पे
एक विज्ञापन बड़ा सा लगा हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं, फलाने सेवाएं, दिमाग के सेवाएं, और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल आपको मालूम है, बेरोजगारी का हाल आपको मालूम है, अपराध का हाल आपको मालूम है, और उसके बावजूद मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूं। मैं मेरे जितने साथी यहाँ बैठे हैं, आपसे मैं त्रिशूल जी पूछना चाहूंगा, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई? मैंने अपने स्वयं के रिश्तेदारों को खोया, मैंने अपने दोस्तों को खोया है, और ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए मैं भी दौड़ा हूँ। मैं इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं, एक आम नागरिक की हैसियत से बता रहा हूँ, मैं भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ा हूँ, और ऑक्सीजन सिलेंडर क्या जो रेट मैंने दिया है, मैं आपको शायद बताऊं, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो ये कहना इतना झूठ एक संत की सरकार में, जो एक संत की सरकार हो, योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार में खड़े होकर इतना बड़ा झूठ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग सदन में खड़े होकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। अरे सर, ऑक्सीजन की कमी से अगर मौतें नहीं हो रही थी तो ये टैंकर नदक के रेलगाड़ियों से कहाँ आते, और क्यों ऑक्सीजन प्लांट, एकदम ये ऑक्सीजन प्लांट बनेगा, वो ऑक्सीजन प्लांट बनेगा। तो ये लोग झूठ के सौदागर हैं और बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ, एक संत की सरकार में अगर इस प्रकार झूठ बोला जाएगा तो इस प्रदेश का भगवान ही मालिक। हमारे साथ योगेश सोनी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे पूछ लेते हैं एक बार इस सवाल का जवाब। योगेश जी, ये जो कहा गया कि एक भी मौत नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी से, इस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए आप। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मौत का जो तांडव हुआ वो सबने देखा। ऑक्सीजन की कमी से मौत ना होना सबने सबको खोया है। मेरे ख्याल में हम पैनल में सभी लोग हैं और कोई ऐसा नहीं है जिसदार को या वो किसी का हो। लेकिन सरकार की ओर से इस तरीके का बयान जो था, वो मैं भी उस बात को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि आखिर ये बयान किस आधार पर जारी किया गया था। क्योंकि देखिए, उन लोगों को पता है कि जो 800 सिलेंडर की कीमत था वो लोगों ने 30-30 हजार रुपए का भी खरीदा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, सभी लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, ये जिंदगी में जुड़े लोग थे, अपनी जान जोखिम में डाल के भी व्यवस्थाएं करी थी। लेकिन देखिए, वो चीज अनियंत्रित हुई, विश्वविख्यात विश्व स्तर पे की पूरी दुनिया में जब मौत का नाश्ता तो हमारे यहाँ भी था। और उसके लिए कोई भी सरकार, मैं इसके लिए मैं फिर कहता हूँ कि मैं किसी सरकार की ओर से बयान नहीं देता किसी सरकार को, लेकिन जो बात थी उसमें सबने बहुत मेहनत करी, प्रशासन ने बहुत मेहनत करी, सभी सरकारों ने अपनी तरफ से बेहतर करी। लेकिन ये जो बयान था, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो ये बयान कहीं ना कहीं गलत था, दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं इसके लिए तो कहूंगा कि ये जो बयान जारी हुआ था सरकार की ओर से वो गलत था। खेमचंद जी, ये जो बयान है, ये थोड़ा सा इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत, इतना बड़ा राज्य, पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य, और वहां पर नहीं हुई हो, आप ही ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं इस पर। अगर आप इस आधे बयान को बोलोगे तो गलत है, पूरा बोलिए। और जिसने भी अब सुन लीजिए प्लीज। अब देखिए, आप गंभीरता से नहीं सुनेंगे तो आंसर देना गलत है। सर, गंभीरता कैसे बताएं आपको? गंभीरता आप मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप कुछ सवाल करिए। निस्संदेह ये गलत है ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई। लेकिन संसद में जो बयान दिया गया था वो ये था कि राज्यों की तरफ से डेटा नहीं आया है, तो हमारे पास। अरे सर, कहाँ चले गए आप, कहाँ चले गए? हिमांशु वाजपेयी जी, एक बार बताइए जरा। हम वहाँ विधानसभा की बात कर रहे हैं। आपने मेरे को बोलने का समय दिया, ये गलत है। अरे सर, कहाँ चले गए आप जो बोलो, आप ये बताइए किसने बोला? आप बोले किसने बोला? योगी जी ने बोला? सोनी बता देंगे आपको किसने बोला। क्या योगी जी? नहीं, आप क्यों बताए? अरे ये क्यों बताए? मेरा टाइम है, नहीं तो आप मेरे को बोलने दीजिए ना। ये तो गलत बात हुई। किसने बोला वो बता दीजिए। आप रखने दीजिए, नहीं तो आप बताइए, नहीं तो बोलने दीजिए ना। आप बीच में क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं? आखिर जब बोल रहे थे झूठ पे झूठ, तो आपने उनको इंटरेस्ट नहीं करने दिया। अरे किसने कहा? मैं पहले कह रहा हूँ, ऑफिशियल ये स्टेटमेंट थी कि स्टेट से डेटा नहीं आया है, और स्टेट सभी स्टेट थी, दिल्ली स्टेट भी थी, तृणमूल की भी थी, कांग्रेस की भी स्टेट थी। हमारी सरकार, हमारी पार्टी इस तरीके का बयान नहीं दे सकती। हमारी सरकार ने क्या किया? इसमें समस्या थी, हमने मात्र 10 दिन में 900 मीट्रिक टन से 9,500 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन की व्यवस्था करी, जो पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी नहीं कर पाया, कहीं भी कोई भी नहीं कर पाया। आप रुकिए, अब प्लीज रुकिए, अब आप रुकिए। समाजवादी पार्टी ने और भी बहुत सारी बातें बोली हैं।
तो उसमें भी जवाब दे देता हूँ। उसका जवाब अरे छोड़िए, पहले इसका तो सही जवाब दीजिए। इसका तो सही जवाब दे पहले दीजिए। इसका तो सही जवाब दीजिए। हिमांशु जी, आप हिमांशु आपने जी, चाहोगे वो हिमांशु बोलूं। जी, हिमांशु जी, आप देखिए आप जो विपक्ष है, चाहोगे वो आप बोलो। अलग आरोप लगाएंगे। मैं योगेश सोनी से नहीं, पूछता हूं। आप जो चाहोगे योगेश वो जी, बोलूं, वो तो बात सही है योगेश ना। जी, हमारी पार्टी योगेश और जी, ये सरकार बयान का किसकी जो तरफ से आया था स्टेटमेंट बता है दीजिएगा। वही अरे सही है। सुन तो लीजिए। और हमने जो किया विश्व में कोई नहीं कर देखिए, पाया। 20 वो जुलाई सबसे की ज्यादा बात है। जनसंख्या, अरे सबसे सर, 20 ज्यादा जुलाई को हमारे सरकार ने अपने पॉपुलेशन ऑफिशियली तरीके और से कहा इतनी था। भारी महामारी खेमचंद में भी जी, जिस तरीके से अरे हमने रिसोर्सेज को रोक मोबिलाइज लीजिए किया थोड़ा। वो अरे सराहनीय भाई, है। बुलेट पूरे विश्व ट्रेन ने को उसका रोक डंका माना दीजिए, है। थोड़ा रोक दीजिए, सुन लीजिए। योगेश जी बता दीजिए किसने बयान दिया था ये। तो आप पार्सल देखिए कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली 20 जुलाई को बयान जारी हुआ था, हाँ। जिसमें उन्होंने कहा था कि सुन लीजिए हेलो महाराज। कि हेलो योगेश जी कहिए। देखिए 20 जुलाई को ये बयान केंद्र सरकार की ऑफिशियली तरीके से जारी हुआ था कि ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई थी, जिसपे एकदम देश में एकदम भूचाल सा आ गया था, क्योंकि जिन्होंने खोया था वो पीड़ा उनकी दिख रही थी। और मैं कहीं ना कहीं अंतर्वैधिक तौर पर बताऊं, ये ऑफिशियली बयान तो जारी हुआ था, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने भी इस बयान को लेकर जब उनके नेताओं के हम इंटरव्यू करने बात करने जाते थे, तो ये बात उनको भी महसूस हुई कि ये उनकी ओर से एक गलत बयान जारी हो गया। ठीक है योगेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। योगेश जी, ये बयान कहाँ आया था जरा बताइए। हिमांशु वाजपेयी, अरे सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए। हिमांशु वाजपेयी, ये बयान कहाँ आया था जरा बता दीजिए। तो वो गलत है, ऐसा हमने कभी सुन तो बयान जारी लीजिए। नहीं। दो लाइन में कह दीजिए बस, 2 लाइन में। हिमांशु वाजपेयी 2 लाइन में कह दीजिए बस। इनके राज्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने यह बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। ये अभी शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिया है। अब ये पढ़ के और सुन के तो आते नहीं है, और आपको हमको बोलने नहीं देंगे। ये संसद की बात नहीं आशीष जी, आप तो पढ़ के आ रहे हैं, आप तो सुन के आ रहे हैं। अरे सर, मैं तो कह रहा हूं, आपको चुनौती दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, बयान दिया या नहीं दिया? अभी आप माफी मांगने के साथ आप झूठ बोल रहे हैं। जवान लड़का है, गलतियां हो जाती हैं। आजम खान से आगे हम चिन्मी आनंद भूल गए। यही प्रॉब्लम है। व्यक्तिगत यही प्रॉब्लम है इस खेल के अंदर कि आप हर पार्टी में कोई ऐसा आदमी बैठा है, ऐसे लोग बैठे हैं, बातें बोल जाते हैं, आज भी हम मुद्दे से जो है मुद्दों पर बातें नहीं करते। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का, और यही दुर्भाग्य है हमारी राजनीति का कि जो चीजें हैं वो व्यक्तिगत हो गई, जो हमला है वो व्यक्तिगत हो गया, और ये बड़ी परेशानी का सबब है। अरे सर, पब्लिक इतना बुद्धिमान नहीं है कि एक संग तीनों आवाज को समझ ले सर। वो इतना कोई घी बादाम नहीं खाती है लोग। अब सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए आराम से सुन लीजिए, आराम से। अब आप बताइए, बता दीजिए खेमचंद जी कि ऑक्सीजन की कमी से जो मौत का बयान था वो ठीक था या नहीं था। बस अब आप बता दीजिए। देखिए, अब आप रखिए ऑक्सीजन आंकड़े। कमी से ये साइंटिफिकली भी, एज अ पर्सन भी, ये कहना आधा अधूरा खाली कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं, वो गलत है। हुई भी है और कई जगह दिखी है। लेकिन उस समय ये अफवाह फैलाना, जब बीमारी थी, लोग डरे हुए थे, और समस्या को बढ़ाना और ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ाना और लोगों में ये डर बैठा देना कि आप अपने घर में भंडारण कर लो, आप इसका मिसयूज करो, और इंस्टीट्यूशनल तरीके से इस चीजों को फैलाना, ये सबसे बड़ा गलत कृत्य था। वो समाजवादी पार्टी वालों ने किया। हमने क्या किया? हमने पूरी दुनिया में अपने कॉन्टैक्ट, अपने रिलेशन का उपयोग करके अपने भारत के लिए, अपनी जनता के लिए रिसोर्स मोबिलाइज किए, और रिकॉर्ड 10 दिन में 900 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन है, उसको 9500 मीट्रिक टन तक ले गए। आज 3500 ऑक्सीजन प्लांट जो लगाए हैं, तो वो मोदी जी ने लगाए हैं। आज पूरे देश में 142 करोड़ जो वैक्सीन लगी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है, उसकी जो ट्रेनिंग जो हुई है, उसका जो सपोर्ट सिस्टम बना है, वो मोदी जी ने बनाया है। विश्व के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पाए। अरे भाई, तो महामारी थी, महामारी में समस्या हुई, लोग मरे, लोगों ने झेला, बीजेपी वालों ने भी झेला। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ समाजवादी पार्टी वालों के लिए थी, कांग्रेस वालों के लिए थी। महामारी, इसी महामारी का मतलब
अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जिसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन सरकार ने किस तरीके से काम किया, आप उसमें यदि झूठ फैलाओगे, अनर्गल बातें करोगे तो कोई नहीं मानेगा। हमने जो सच था वो सामने रखा, हमने सेवा करने का काम किया, महामारी में जितना भी हम मरहम लगा सकते थे वो हमने काम किया। जी जी, एक बार वो हिमांशु वाजपेयी जी, उस बेचारे सोनू सूद का भी नाम ले दीजिए। राजनीति तो अपनी तरफ रहेगी, आपकी सब चलती रहेगी, लेकिन उसने भी काम किया, उसका भी एक बार नाम ले दीजिए। हिमांशु वाजपेयी जी। मैंने यूज नहीं किया, मैंने बीजेपी यूज नहीं किया, हमने टीम इंडिया यूज किया। हमारे साथी का, अगर हमारे साथी की बात आप मानेंगे, अब सुन लीजिए खेमचंद जी। अगर इन्होंने कोरोना में बहुत तीर मारे, ठीक है, आप सरकार में थे, हम आपका स्वागत करते हैं, आपने अच्छा बुरा काम जो भी किया, लेकिन ये इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं कि जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य थे वहां कोरोना से पूरे के पूरे प्रदेश मर गए, वहां की सरकारों ने कुछ नहीं किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम तो एक सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा कि जब इस देश ने अस्पतालों के दरवाजों पर, गाड़ियों में, घरों में हमने देखा है, शायद मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप कभी किसी अपने को ना खोएं, लेकिन हमने खोया है, हमने देखा है, और उस पर इतना बेशर्म झूठ, उनकी मौतों को झूठा साबित करना, ये तो मौत का मजाक है कि आपका मंत्री विधानसभा में खड़े होकर कह रहा है कि नहीं साहब ऑक्सीजन से कोई मौत ही नहीं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। इस प्रकार का झूठ आप लोग कैसे बोल लेते हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ। और दूसरी गंभीर बात, जैसे आपने कहा कि हम अफवाह फैला रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर रख लो, भर लो। एक बात बताइए, कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के श्रीनिवास जी है, उन्होंने बहुत मेहनत का काम किया, आप उसकी तारीफ करिए, मैं कर रहा हूँ, खुले मन से कर रहा हूँ। घर घर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, उनके साथ आपने क्या किया? आपके दिल्ली पुलिस उनको बैठा दिया, आप दिल्ली पुलिस कर रहे थे, स्टॉप कर रहे थे और उनको दे रहे थे। यदि किसी व्यक्तिगत और जो गरीब लोग हैं उनके हक को मारने की कोशिश कर रहे थे। अरे भंडारण का यूटिलाइज करने का एडमिनिस्ट्रेशन को दिया था, और जो भंडारण कर रहा है उसका मिसयूज कर रहा है, धोखाबाजी कर रहा है, आप उसको सही ठहरा रहे हो। अभी मुद्दों से भाग, जब रिसोर्स ऑलरेडी कम है तो जो व्यक्ति जिम्मेदार है वही उसका यूटिलाइज कर सकता है। बिल्कुल। अरे हम कहाँ कर रहे हैं साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि आप कम से कम ये तो कह दीजिए कि ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो कह दिया उन्होंने सर, कितनी बार कहलवाएंगे, ये तो कह दिया उन्होंने, ये तो उन्होंने कह दिया कि ये गलत है। गलत को हम कभी भी सही नहीं कहते, और ये हमारी पार्टी का कभी भी बयान था नहीं, लेकिन जबरदस्ती से चिपकाने की कोशिश कर रहे हो तो कोई मानेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। योगेश जी, देखिए ये कह रहे हैं कि मौत का मजाक बना रहे हैं, जब लाशों पर राजनीति हो सकती है तो मौत का मजाक क्यों नहीं बनाया जा सकता? देखिए, मैंने बड़ा गंभीर सवाल है ये, व्यंग नहीं, बड़ा गंभीर सवाल है, गंभीर जवाब की अपेक्षा वाले नहीं है। और जी एक बार जरा प्रश्न आप दोबारा पूछिए एक बार। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब लाशों पर राजनीति हो सकती है तब मौत का मजाक क्यों नहीं बनाया जा सकता? बड़ा गंभीर प्रश्न है, व्यंग नहीं है ये आप गंभीरता आपसे चाहता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ इस जवाब में। देखिए त्रिशूल भाई, ऐसा है कि भारतीय राजनीति का जो इतिहास है और जो हम देखते आए हैं, यहाँ पर मौत और ये जो हम चीजों पे बात कर रहे हैं ना, ये बहुत सरल और बहुत छोटी चीज है। राजनीति में हमारे हिंदुस्तान में हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसका उदाहरण एक ही पार्टी को लेके नहीं है, सभी पार्टियों को लेके तमाम ऐसे उदाहरण हमारे पास है जिसपे हम बात करें तो मेरे ख्याल में डिबेट के अगले 4-6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं हमें दुर्भाग्य से जूझना आ गया है, इसीलिए हम ये बातें करते हैं। जो हुआ उस पे हम जिस तरीके से मेरे दोनों साथी मित्र कुरेद रहे हैं चीजों को, अगर जो हमें लोग सुन रहे हैं वो राजनीति का कौन सा जो है वो चेहरा देख रहे होंगे। अरे जो घटना घट गई है और हम दोबारा कोरोना की मार आ गई है, हम दिल्ली एनसीआर के परिवेश की बात कर रहे हैं, दोबारा कोरोना कमबैक मर गया, येलो अलर्ट लग गया, हम इसके समाधान सुझाव या अन्य बाकी वो चीजें जो जनता से जुड़ी चीजें डायरेक्ट संवाद उनसे है, हम उसमें चर्चा करें। मौतों की राजनीति या लाशों पे राजनीति करना ये बड़ा सरल, बड़ी आसानी से हम लोग कह देते हैं, लेकिन इसको अगर हम समझे तो ये हमारा एक नकारात्मक चेहरा है, चाहे वो हमारा है चाहे वो किसी भी दल का है, जो भी है। इसीलिए भैया हम तो एक ही बात आपसे कहते हैं कि बातें वो कीजिए, समय का प्रयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, जिससे जनता से सरोकार हो, जो उसके बचाव के लिए कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, उसके लिए बचाव के लिए किस दल के पास क्या किसने कोई फंड जारी करा, क्या किसी ने कोई बात जारी करी। देखिए, विपक्ष में बैठने का काम ये भी नहीं होता कि केवल आप राजनीति करें। बहुत आर्थिक तंगी से लेके तमाम ऐसे लोग मरे हैं
बहुत परेशानी में लोग पड़े हैं कि वहां पर मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे लगता है ये मंजर हम सबने देखा है। तो हम किस कालखंड में जी रहे हैं और किस परिवेश में जी रहे हैं, ये भी देखना बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो हमने जिया है और हम दोबारा इसमें एंट्री कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर चर्चा हो, इन सब चीजों को लेकर हमारी कोई नीति बने, इन सब चीजों पे कोई ना कोई बात है। चुनाव है, आते जाते रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा था, सरकारें हैं, पार्टी है, लेकिन मैं रहूं ना रहूं, पार्टी रहेगी, सरकार रहेगी। अरे भैया, सरकारें हैं, पार्टी है, सारी बात है। जनता से जुड़े मुद्दों पे आप आ जाइए। और आज उस तर्ज पे हम खड़े हैं कि आज जीवन का अर्थ है वो शून्य हो गया। तमाम ऐसी मृत्यु हो रही है जो बेचारी आकस्मिक और जो जिसको हम कभी नहीं समझ सकते थे, वो लोग आज मारे जाते हैं। आज भी हमें स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत काम करने की जरूरत है। सरकारें शाबाशी लेती रहे। सरकारें जब काम करती हैं तो वो किसी को उपकार नहीं करती हैं। उनके पास कोई बजट अपने घर पे नहीं देता है, क्योंकि उसका सही प्रयोग करके जनता तक वो कामयाबी तक होने के लिए या उसको वो प्रयोग करने के लिए। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। हिमांशु वाजपेयी जी, योगेश जी, खेमचंद शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। जनता की वेदना है, मर्म है, पीड़ा है, लेकिन ये सियासत के दरवाजों तक पहुंचता तो है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है। और शायद वो दिन कब आए, जनता का इसको इंतजार है कि उसका दर्द बहुत जल्दी सियासत के दरवाजों तक पहुंच जाएगा। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए कि निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या?